Hello students, welcome to my channel. In today's lecture, we will talk about basis path testing. So students, let's start with our topic. Now students, basis path testing शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे, जैसे कि कंट्रोल फ्लो ग्राफ. ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि बेसिस पाथ टेस्टिंग पूरा कंट्रोल फ्लो ग्राफ पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्या होता है? कंट्रोल फ्लो ग्राफ, a graphical representation of all path that might be traversed through a program during its execution. तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं हम, तो उसके अंदर वेरियस कंडीशंस होती हैं, जैसे कि लूप एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, मतलब लूप की कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो नहीं चलेगा, और अगर कंडीशन यस है तो लूप जो है रन होगा. या इफ एल्स कंडीशन है, इफ कंडीशन होगी तो उसकी इनसाइड स्टेटमेंट्स चलेंगी, एल्स होगी तो उसकी इनसाइड चलेंगी. तो वेरियस पॉसिबिलिटी जो है प्रोग्राम की रन होने की, हम उसे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे ही कंट्रोल फ्लो ग्राफ कहते हैं स्टूडेंट्स. तो उसके अंदर नोड्स से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, हम उसे अभी डायग्राम से देखेंगे स्टूडेंट्स आगे. उसके अंदर एजेस होती हैं. यूजेज जो है स्टूडेंट्स, जैसे हम पढ़ रहे हैं बेसिस पाथ टेस्टिंग में यूज होता है. कंपाइलर डिजाइन में इसे पढ़ते हैं, प्रोग्राम एनालिसिस में इसे पढ़ते हैं, जो प्रोग्राम का पूरा एग्जीक्यूशन का एनालिसिस करना होता है, और ऑप्टिमाइजेशन में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, जो कि कंपाइलर डिजाइन में ही पढ़ते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, before moving to the next slide, please don't forget to subscribe my channel, like and share my videos, and you can also connect me with my WhatsApp number students. तो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और शेयर करना ना भूलें. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करें. नाउ स्टूडेंट्स, कंट्रोल फ्लो ग्राफ एग्जाम्पल. तो स्टूडेंट्स, हम जो प्रोग्राम लिखते हैं, ये प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है. तो इस तरह से हम लिखते हैं प्रिंटफ एंटर नंबर. ये प्रोग्राम है प्राइम नंबर चेक करने का, कि नंबर प्राइम है या नहीं है, बेस्ड ऑन सम इनपुट. ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ किस तरह से बनाते हैं. तो स्टूडेंट देखिए, हम क्या करते हैं कंट्रोल फ्लो ग्राफ में, कि हम मेन फंक्शन के अंदर आए यहाँ से, तो हमने स्टेटमेंट्स के नंबर डाले. ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है. इस तरह से हमने यहाँ पर 15 स्टेटमेंट्स हैं, हमने उसके नंबर डालिए. अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक नोड बनाते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था नोड. ठीक है, या बेसिक ब्लॉक भी कहते हैं. क्या फर्क है दोनों में, मैं उसके बारे में बात करूंगा अभी आगे. तो हम नोड बनाते हैं, उसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं, एक एक स्टेटमेंट्स एक एक नोड के अंदर लिखते हैं. ठीक है, ये लिखी. इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, प्रोग्राम हमारा रन करना शुरू किया है, पहले पहली वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद फिर दूसरी स्टेटमेंट पर आया, फिर ठीक है, फिर दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर तीसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे, मैंने एक ब्लॉक में तो एक ही स्टेटमेंट लिखी है, दूसरे ब्लॉक में दो स्टेटमेंट लिखी है, फिर तीसरे ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट लिखी है. तो ये किस तरह से लिखा है, ठीक है, इसके बारे में स्टूडेंट्स हम डिटेल में बात करेंगे अभी. तो पहले से समझ लेते हैं. आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि दूसरी स्टेटमेंट दूसरे ब्लॉक में, तीसरी मैंने तीसरा ब्लॉक बना लिया है. ठीक है, आप अलग अलग भी अभी फिलहाल के लिए लिख सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, तो क्या किया, दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, तीसरी हुई, उसके बाद फिर तीसरी एग्जीक्यूट होने के बाद जब, तो फोर्थ स्टेटमेंट पर जब प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा, तो फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर कंडीशन चेकिंग हो रही है. कंडीशन ट्रू भी हो सकती है देखिए, और कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है. अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप के बाहर जाएंगे, मतलब लूप के अंदर ही नहीं जाएंगे. तो लूप कहाँ तक है स्टूडेंट्स, ये लूप है आपका 12 तक. तो अगर लूप ही नहीं चला तो फोर्थ स्टेटमेंट पर अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्ट 13th स्टेटमेंट पर आएंगे. तो फॉल्स हो गया तो 13th स्टेटमेंट पर आए. ठीक है, फिर 13th स्टेटमेंट पर दोबारा से कंडीशन चेकिंग है, अगर वो फॉल्स हो गई तो 15th पर चले जाएंगे, अदरवाइज 14th स्टेटमेंट चलेगी. तो फॉल्स हो गया तो डायरेक्ट 15 पर चले गए एग्जिट पर, अदरवाइज 14th स्टेटमेंट चली. इस तरीके से ये फॉल्स का पूरा सिनेरियो हो गया. इस तरीके से अगर ट्रू का सिनेरियो होता, तो अगर लूप चलता तो फिर इफ कंडीशन में आ जाते हम 5th और 6th में. ठीक है, यहाँ 5th मैंने शो नहीं किया क्योंकि ये ब्रैकेट है. जनरली इसे शो कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. हम जनरली जो है, जो मेन स्टेटमेंट्स होती हैं प्रोग्राम की, उसका एग्जीक्यूशन दिखाते हैं, तो ब्रैकेट्स वगैरह का कोई मैटर नहीं करता है. 6th स्टेटमेंट्स पर आएगा, इफ कंडीशन चलेगी, फिर उसमें ट्रू फॉल्स होगा. इस तरह से स्टूडेंट जो पूरा ग्राफ बनता है, इसे कहते हैं कंट्रोल फ्लो ग्राफ. ठीक है स्टूडेंट्स, इसे शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से बनाएंगे और कैसे हम बना सकते हैं जल्दी से, ताकि हम टेस्टिंग कर सकें उस पर, तो उसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स आगे. नाउ स्टूडेंट्स देखिए, तो स्टूडेंट्स देखिए, हम जो कंट्रोल फ्लो ग्राफ हमने इतना बड़ा बनाया, हर स्टेटमेंट एक ब्लॉक में लिखी, उसे किस तरह शॉर्ट फॉर्म में हम बना सकते हैं, ठीक है, और आसानी के साथ, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं. तो स्टूडेंट्स देखिए, दो रूल हमें यहाँ पर ध्यान रखने पड़ेंगे. पहला रूल ये है कि कंट्रोल कहते हैं स्टूडेंट्स, ये जो एरो बनने हैं इसे कह रहे हैं कंट्रोल. मतलब पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, फिर कंट्रोल चौथी पर आया, फिर कंट्रोल पांचवी पर. ठीक है, अगर फॉल्स हो गई कंडीशन तो कंट्रोल 13th पर चला गया, लूप की कंडीशन. फोर्थ मतलब लूप है, ये फोर्थ मतलब यहाँ लूप है, तो कंट्रोल 13 पे चला गया. अगर ट्रू हुई तो 5th वाली स्टेटमेंट पर आएगा, 6th वाली पर, इस तरह से. ठीक है, तो हमने क्या किया, पहली चीज तो हमने क्या डिफरेंस किया यहाँ पर, कि हमने ये इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स जो है नहीं लिखी, उसकी बजाय स्टेटमेंट्स के नंबर लिखे यहाँ पर, कि पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, दूसरी हो रही है. ठीक है, उसके अलावा हमने क्या किया, हमने अलग अलग बॉक्स नहीं बनाए, वरना बहुत लंबा होगा. हमने कुछ बॉक्सेस को मर्ज किया, जैसे कि 1 2 3 बॉक्स हमने मर्ज कर दिया है नोड.
ठीक है, 1 2 3 नोड जो है हमने यहाँ पर मर्ज कर दिया स्टूडेंट्स। तो हमने किन कंडीशंस के मुताबिक इसे मर्ज किया है स्टूडेंट्स, तो इसके मैंने रूल यहाँ पर लिख रखे हैं। तो पहला रूल जो है, कंट्रोल दैट एग्जिस्ट फ्रॉम बेसिक ब्लॉक मस्ट एंटर टू द लीडर ऑफ द बेसिक ब्लॉक। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ हमें दो टर्म समझने हैं। लीडर किसे कहते हैं? लीडर कहते हैं कोई भी एक नोड है उसकी पहली स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे ये एक नोड है, इसमें 5 और 6 है, तो पहले 5 एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है स्टूडेंट्स? ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से होती है। तो पहले 5th स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर 6th, ठीक है। तो इस नोड में 5th स्टेटमेंट जो है लीडर है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट को, फर्स्ट स्टेटमेंट को जो ब्लॉक के अंदर है उसे लीडर कहते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल जो एग्जिट हो रहा है, मतलब जैसे इस वाले नोड में से कंट्रोल निकल रहा है बाहर, तो जो एग्जिट हो रहा है वो किसी नोड के पहली स्टेटमेंट पे ही माना जाएगा। जैसे मान लीजिए जो फोर्थ स्टेटमेंट से कंट्रोल जो है यहाँ आ रहा है 5th 6th पर, तो ऐसा नहीं है कि ये कंट्रोल 6th पर माना जाएगा, ये माना जाएगा 4th के बाद पहले वाले पर आ रहा है लीडर पे, फिर 6th पर आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद दूसरा रूल है, कंट्रोल मस्ट एग्जिस्ट फ्रॉम लास्ट स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक। तो कंट्रोल जो यहाँ से निकल रहा है, ये तो एंटर करने की बात होगी कि 4th के बाद जो निकल के यहाँ एंटर हो रहा था तो 5th पर माना जाएगा, इस तरीके से जो, ठीक है, इस तरीके से जो निकलता है, जैसे तो इस बॉक्स से ये निकल के यहाँ आ रहा है, तो ये निकलना जो माना जाएगा, ठीक है, एग्जिट जो माना जाएगा 6th के बाद माना जाएगा, ठीक है। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, बट इसे रूल्स की फॉर्म में मैंने लिख दिया है स्टूडेंट्स यहाँ, ठीक है। तो किस तरह से हम इसे मर्ज करेंगे बॉक्सेस को, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो अब समझते हैं स्टूडेंट्स इसे किस तरह से हमने मर्ज किया है, किन कंडीशन से। तो कंडीशन तो ये है, लेकिन किस तरह से हमने इसे मर्ज किया है, ठीक है, और हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, इफ स्टेटमेंट होगी या वाइल लूप्स वगैरह होंगे, ठीक है, वाइल लूप या फॉर लूप, तो जहां पर लूप होगा, लूप के अंदर भी कंडीशन चेक होती है, तो जहां कंडीशन चेकिंग हो रही होगी सिर्फ वहां पर रुकेंगे, बाकी सब बॉक्स मर्ज करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस बॉक्स को लिया, उसके बाद इसमें मर्ज कर दिया, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन चेक हो नहीं रही, फिर थर्ड में भी मर्ज कर सकते हैं आराम से, तो तीनों बॉक्स एक साथ मर्ज हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर 4th मर्ज कर देंगे इसके अंदर, तो हम देखेंगे कि 4th में आ गया वाइल लूप, ठीक है। तो जब मैंने बताया इफ कंडीशन होगी, ठीक है, इफ कंडीशन होगी या आपकी लूप होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, कंडीशन चेकिंग हो रही होगी, वहां पर रोक देंगे। तो तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ वाइल लूप में कंडीशन चेकिंग हो रही है, यहाँ पर रोक देंगे, इसे ब्रेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसकी वजह क्या है स्टूडेंट, देखिए, अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर देता, ठीक है, ये तो रहा आपका मेथड कि जहां कंडीशन होगी वहां तोड़ दिएगा बगैर सोचे समझे। अब एक्सप्लेनेशन ये है इसका स्टूडेंट्स कि इन दोनों को मैं मर्ज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि लूप जो है एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा एग्जीक्यूट होगा। तो लूप में क्या होता है स्टूडेंट्स कि 11 12 यहाँ तक लूप है पूरा ये, ठीक है, ये पूरा लूप है। तो 12 तो लूप स्टूडेंट्स चलेगा यहाँ तक 12th स्टेटमेंट तक, और दोबारा से 12th स्टेटमेंट के बाद कंट्रोल जो है लूप पर आ जाएगा सेकंड इटरेशन के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल जो है दोबारा से ये लूप पर आ रहा है 4th पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कंट्रोल देखिए दोबारा से जब 4th के ऊपर लौट कर आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ 4th के अंदर एंट्री हो रही है। अगर मैं ऊपर वाले बॉक्स के साथ 4th को जोड़ देता, तो एंट्री हमेशा किस में मानी जाती है स्टूडेंट्स? एंट्री मानी जाती है लीडर में। तो 4th को इसके साथ जोड़ देता और उसके बाद लूप में इस तरीके से लेकर आता, तो ये माना जाता है कि फर्स्ट पर आ रहा है कंट्रोल लौटकर, ठीक है, क्योंकि 4th लूप में है और वापस से दोबारा कंट्रोल 4th पे ही आना है, ठीक है। तो 4th को हमें सिंगल रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं 1 2 3 4 को एक साथ मर्ज करके इसका कंट्रोल दोबारा से वापस इस तरह से लेकर आता है 1 2 3 4 पे एक साथ इस तरह से, तो ये गलत हो जाता है स्टूडेंट, क्योंकि एंटरिंग एरो हमेशा माना जाता है कि 1 पे एंटर हो रही है, लेकिन हमें 4th पे एंटर करना है, तो इसलिए 4th को अलग लिया गया। 4th से एग्जिट भी हो गया अब सेफली, ठीक है, और 4th पे एंटर हो रही है तो 4th लीडर भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर पहली दफा में ये समझ में नहीं आया, तो इसे रूल्स को आप फॉलो करके जो है आप बनाइए, आपको समझ आएगा, ठीक है। तो अब देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी जल्दी। 1 2 3 एक साथ ले लिया, 4th पर तोड़ दिया, ठीक है। फिर 4th पर कंडीशन चेकिंग होगी, 4th में अगर फॉल्स हो गया लूप तो 13 पर चला जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, और लूप ट्रू हो गया तो 5 और 6th स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। 5th और 6th के बाद 6 पर कंडीशन चेकिंग है तो टूट जाएगा, दूसरा नोड बनेगा, ठीक है। उसके बाद 7th 8th 9th एक साथ चल सकती है। 9th पर जो है ब्रेक है, तो ब्रेक मतलब लूप के सीधे बाहर आ जाएगा 13th पर, ठीक है, लूप के सीधे बाहर 13 पर आ जाएगा 9th के बाद, ठीक है। इस तरह से 13th पर कंडीशन चेकिंग है, तो 13th अगर ट्रू होगा तो 14th पर आ जाएगा, अदरवाइज 13th कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो प्रिंटफ नहीं चलेगा, 13th के बाद 15 पर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हम आगे देखते हैं अब। नाउ स्टूडेंट्स साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्टूडेंट्स हम जो कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाते हैं उससे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला E - n + 2p, ठीक है। P जो है आपके नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट होते हैं, जैसे अगर सिंगल प्रोग्राम है तो P की वैल्यू 1 ली जाती है, और अगर पूरे प्रोग्राम में 2 फंक्शन है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, मल्टीपल कनेक्टेड
अनकनेक्टेड फ्लोस मतलब इंडिपेंडेंट फंक्शन वगैरह मॉड्यूल्स वगैरह हैं, तो जितने मल्टीपल फंक्शंस वगैरह हैं उसमें मेथड है या मॉड्यूल है, तो उसमें पी की वैल्यू फिर उस हिसाब से बढ़ती है, क्योंकि हमने एक सिंगल प्रोग्राम के ऊपर बात कर रहे हैं तो पी की वैल्यू बना गई, तो फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा E-n+2। ठीक है स्टूडेंट, तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है स्टूडेंट्स यहाँ पर मेजर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम, इट इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ इन द सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये बताता है कितने इंडिपेंडेंट जो है हमारे पास पाथ जो है सोर्स कोड में निकल कर आएंगे। तो इसके बारे में हम स्टूडेंट्स बात करते हैं किस तरह से इंडिपेंडेंट पाथ आते हैं इसके अंदर। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, नाउ स्टूडेंट्स कैलकुलेट साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। प्रोग्राम हमारा एक ही था तो उसके लिए हमने ये ग्राफ पीछे बनाया था, कंट्रोल फ्लो ग्राफ। तो एजेस यहाँ पर काउंट कर लेंगे 10 है, ठीक है। नंबर ऑफ नोड जो है बेसिक ब्लॉक 8 है +2, तो 4 आ रही है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। मीन्स 4 इंडिपेंडेंट पाथ जो है हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स जो प्रोग्राम है उसके एग्जीक्यूशन में, फुल एग्जीक्यूशन में, ऊपर से लेके फर्स्ट स्टेटमेंट से लेके 15th स्टेटमेंट तक 4th इंडिपेंडेंट पाथ जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखिए हम स्टार्ट करते हैं पहली स्टेटमेंट से और पूरा प्रोग्राम जो है रन करते हैं। तो पूरा प्रोग्राम रन करने में हम कोई एक पाथ चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल A, B, उसके बाद यहाँ से हमने जंप किया F और उसके बाद H, ठीक है, एक पाथ हो गया, ठीक है, एग्जीक्यूशन तक, टर्मिनेशन तक, स्टार्टिंग से, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स इसे कहते हैं कि आपने एक पाथ ले लिया तो हर बार आपको एक नई एज मिलनी चाहिए, कोई रिपीटेटिव नहीं हो। फॉर एग्जांपल ये पाथ मैंने लिया ABFGH, तो ऊपर वाले जो हमारा पाथ था उसके अंदर FG जो है एज नहीं थी, ठीक है, वो एज जो है इसके अंदर नहीं है, तो हम ये पाथ कंसीडर करेंगे। अब जैसे हमने थर्ड पाथ हम इसके अंदर बनाएंगे तो उसके अंदर देखिए ABCE, तो CE एज नहीं है, ठीक है, ना इस वाले पाथ में थी ना इस वाले में, तो हम कंसीडर करेंगे ये भी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कहते हैं स्टूडेंट्स इस वन डेट इंट्रोड्यूस एटलीस्ट वन न्यू एज, कम से कम एक न्यू एज आ जाए, एक नया पाथ आ जाए हमारे पास, ठीक है, रिपीटेटिव ना हो कुछ भी। हम ये देखेंगे तो CD जो यहाँ पर एक एज है वो हमारे पास पिछले 3 पाथ में किसी के पास नहीं थी, ये भी इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा आप कोई भी पाथ लिखेंगे उसके अंदर कोई ना कोई सारी एजेस जो हैं वो कवर्ड हो जाएंगी जो इन चारों में होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखता हूँ ABCDFGH, ठीक है, तो देखिए AB ब्रांच कवर्ड हो रही है यहाँ पर, CD भी इसमें 4th में कवर्ड हो रही है, DF भी कवर्ड हो रही है, FG जो है स्टूडेंट्स देखिए इसमें कवर्ड हो रही है सेकंड में, और GH जो है स्टूडेंट्स ये सेकंड में कवर्ड हो रही है। अगर FH भी होती यहाँ पर, ठीक है, वो भी कवर्ड हो रही थी। मीन्स हर बार कोई एक नई जो है एजेस आपके पास आनी चाहिए, तो वो आपके इंडिपेंडेंट पाथ होंगे। एटलीस्ट वन न्यू एज आनी चाहिए दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द प्रीवियसली कंसीडर्ड पाथ, ठीक है, प्रीवियसली पाथ में नहीं हो जो आपकी नई एज आई है तो वो इंडिपेंडेंट पाथ कंसीडर किया जाएगा। अब इसके अलावा इस प्रोग्राम में कोई सा भी पाथ आप अपनी यहाँ से बना के देखिए तो सारी एज जो है कवर्ड हो चुकी होंगी, कोई नई एज नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये रहे आपके इंडिपेंडेंट पाथ स्टूडेंट्स। डिजाइन ऑफ टेस्ट केसेस यूजिंग बेसिस पाथ टेस्टिंग। तो फाइनली हम बेसिस पाथ टेस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाया, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाली। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ देती है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ हमने लिख लिए, नोट कर लिए, ठीक है, जहां पर हर एक बार न्यू एज ऐड हो रही है वो इंडिपेंडेंट पाथ होते हैं, ठीक है। तो ये सब लिखने के बाद हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर लिखेंगे इनपुट, ठीक है, हम इनपुट ले रहे हैं प्रोग्राम में, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा हमारे प्रोग्राम को, और इंडिपेंडेंट पाथ कवर्ड हो रहे हैं बाई टेस्ट केस। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम क्या करते हैं, हम ऐसे टेस्ट केस जनरेट करते हैं, डिजाइन कर रहे हैं ना टेस्ट केस, ऐसे टेस्ट केस डिजाइन कर रहे हैं जो हमारे चारों इंडिपेंडेंट पाथ को कवर्ड कर ले, ठीक है। तो स्टूडेंट्स टेस्ट केस जनरेट कैसे करते हैं, हम ऐसे इनपुट लेते हैं कि जो हमारे इन सारे पाथ को कवर्ड कर ले, ठीक है, वही हमारे जो है टेस्ट केसेस डिजाइन कहलाते हैं। डिजाइन ऑफ टेस्ट केसेस मींस यहाँ पर क्या है कि हम 1 चेक करना है, 2 चेक करना है, 4 चेक करना है, 3 चेक करना है, कोई और भी ले सकते हैं, बट चारों पाथ जो है हमारे कवर्ड होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स वो था आपका प्राइम नंबर चेक करने के लिए। तो इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट इनपुट चेक करते हैं, ठीक है। तो हम इनपुट जब चेक करेंगे स्टूडेंट्स तो हमने 1 लिया, ठीक है, तो हम चला करके देखेंगे प्रोग्राम में कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो जब हम 1 लेंगे तो हमारे प्रोग्राम में नो आउटपुट आ रहा था, ठीक है। अब वो नो आउटपुट हमने जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है वो कौन सा पाथ ट्रेवर्स करके हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नो आउटपुट का जो पाथ है स्टूडेंट्स वो यहाँ से सीधे सीधे आ रहा है कि आपने जब 1 लिया यहाँ से, तो 1 जैसे यहाँ पर आपने 1 लिया इनपुट, इंडेक्स जो है 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1 0, तो फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के बाद डायरेक्ट ये 13 पर आ गया यहाँ उस, तो कौन से पाथ स्टूडेंट्स यहाँ कवर्ड हुआ है, 3 स्टेटमेंट्स का, फोर्थ के बाद 13, मतलब जो पाथ कवर्ड हुआ स्टूडेंट्स आपका वो ये हो रहा है 3 स्टेटमेंट के बाद 4th AB और 4th के बाद 13th ABF, ठीक है, H।
इस तरह से हमें ये निकालना है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।